कि टैक्स की क्लास बेटा आप देखना शुरू करने चाह रहे हो, इस टैक्सेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इस टैक्सेशन में आपको कुछ रखना नहीं पड़ेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू इज, आपको कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव अ प्रॉपर इंटरेस्ट। व्हाई विल हैव अ प्रॉपर इंटरेस्ट? क्योंकि बाकी जो लॉस पढ़ते हो आप, अनडाउटली उन लॉस में बेटा आप लोगों को पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नजर नहीं आता है। बट वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लॉ इज दैट साइमल्टेनियसली यू विल हैव अ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। आप जो चीज पढ़ोगे, जो चीज देखोगे, उसका साथ के साथ पूरा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इज, जो बाकी किसी लॉ में नजर नहीं आता। आप दुनिया के कोई भी लॉस पढ़ लो, वेदर इट इज कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, अभी आपको सिर्फ वो पढ़ाए जाते हैं, उसका इम्प्लीकेशन जब आप प्रैक्टिस करते हो तब जाके पता लगता है। बट देयर इज ओनली वन लॉ, दैट इज अ टैक्सेशन, जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते ही उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। आप जो करोगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे, आपको उस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसके ऊपर पूरे पूरे आराम से प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उस टैक्सेशन के हेल्प से पूरा किसी का टैक्स कैलकुलेट करना होगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो हमें पोस्टपोन नहीं करवाया जाता कि बेटा आज पढ़ो कल उसका एप्लीकेशन देखोगे। उससे तो पता ही नहीं लगता ना कि वो चीज हमारी कितनी स्ट्रांग है। अगर मैं आपसे कहता कि जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं इसमें लॉ के प्रोविजन है, आज पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा 2-3 साल बाद जाके ना आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पता लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो फिर मजा ही नहीं रह जाएगा बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस चीज को एंजॉय करना है तो तभी मजा है कि जब कोई लॉ की वर्किंग हमें पढ़ाई जाए तो साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाया जाए। टैक्सेशन में कम से कम सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा यही है कि आप जो पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप साथ के साथ पूरा कंप्लीटली देखोगे। लेकिन पहले तो एक बात क्लियर कर दे, इस टैक्सेशन में अनडाउटली बेटा हम लोगों को टैक्सेशन वर्ड तो बहुत वाइड है। टैक्स वर्ड कहां से बना है? इट इज फ्रॉम derived from the Latin term that is taxo। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली बेटा? हम लोग सब जानते हैं कि चाहे कोई भी कंट्री हो, एनी टाइप ऑफ रूलिंग सिस्टम, चाहे वहां डेमोक्रेसी है नहीं है, बट एक बात तो कहीं ना कहीं साफ है कि अगर जो आपकी कंट्री चला रहे उसके पास कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ सोच पाएगा। तो इसका मतलब टैक्सेस क्या है? दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के लिए बेटा अगर कोई सबसे अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना चाहता है तो दे आर द टैक्सेस, whether it is a direct tax, indirect tax, we'll talk about each and everything, we'll talk about each and everything, but that is the only source जिससे हम अपनी कंट्री को ऑपरेट करते हैं। चाहे वो हम टैक्स किसी भी फॉर्म में कलेक्ट करें, कितनी तरह के टैक्सेस होंगे, क्या है वो सब अभी हम पढ़ेंगे, बट थ्रू दिस टैक्सेस we derive the revenue and through that revenue of course beta we think about you, हम अपनी कंट्री के लोगों के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब टैक्सेस बेसिकली देने वाले के लिए तो हम सब जानते हैं, we are from the commerce background and we know one thing बेटा, जो दे रहा है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर है and one who is earning is a revenue for that। आप लोग बेटा ये टैक्सेस पे करोगे but the government will generate this। तो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर अपना रेवेन्यू, अभी आपने देखा कोविड में, कल ही आपने डेली में स्टेटमेंट सुनी होगी बेटा कि वो लोग कह रहे कि हम बाकी शॉप नहीं खोलेंगे, लेकिन मजे की बात है कि विस्की बेटा आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। तो लोग भी मजाक करवा रहे हैं कि ये उड़ा रहे हैं कि कैसी गवर्नमेंट है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर तो नहीं घर तक पहुंचा पाई, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि ये कह रहे कि जो विस्की है ना वो उसे घर तक पहुंचा देंगे, उसे घर तक डिलीवर कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप लोग इस बात को समझो कि हमारे पास अगर अनडाउटेड, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो क्या करे, अगर इस वक्त उसको इस पेंडेमिक में इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू तो कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इनफ्लो अपना बंद कर दोगे तो आउटफ्लो कैसे होगा? सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफ्लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में भी बेटा कोई ये टैक्सेशन का कंसेप्ट नया नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ जो किसी भी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सारी वर्किंग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं,
अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम आप देख रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का क्रिएट किया हुआ सिस्टम है। और ये टैक्सेशन का कंसेप्ट, पर्टिकुलरली इनकम टैक्स जो अभी हम पढ़ेंगे, ये भी सारी ब्रिटिशर्स की हुई क्रिएट की हुई वर्किंग है बेटा। अगर हमसे कोई इसका बैकग्राउंड, इसकी कोई हिस्ट्री पूछता है, तो हम कहते हैं सर इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री तो 1860 में शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स को बेटा अनडाउटली अपने खर्चे उठाने के लिए इंडिया में यहाँ टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अगर हमसे पूछा थे तो द वेरी फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस टैक्स इन इंडिया, तो सर जेम्स विल्सन वाज द पर्सन जिसने 1860 में बेटा ये जो हमारी आजादी की लड़ाई जब लोगों ने थोड़ी सी शुरू की थी, उस लॉस को बियर करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। हाँ, वो बात अलग है कि 1860 में वो किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम, 2 4 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद चेंज होता रहा। और अब जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो अनडाउटली बेटा अपना ओरिजिनल बेटा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। 1961 से पहले हमारे पास अपना इनकम टैक्स एक्ट नहीं था, अपना लॉ नहीं था, तो हम ब्रिटिशर्स का फॉर्मुलेट किया हुआ एक्ट ही फॉलो करते थे। लेकिन अब वो वर्किंग चेंज हो गई है। अब आप लोग बेटा इंडिया में हम लोगों ने 1961 में अपना पूरा एक लॉ, पूरा एक एक्ट बना लिया था, जिसे हम नाम देते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम सब जानते हैं बेटा कि कोई भी लॉ, जब तक उस लॉ के बेटा वीक पॉइंट है, उस गैप को फिल नहीं कर लेंगे, वो लॉ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। यहां भी उस इनकम टैक्स एक्ट के गैप को फिलअप किया जाता है। उस गैप को पूरा बताया जाएगा किन चीजों की हेल्प से हम बेटा फिलअप करते हैं। वी फिलअप विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, जुडिशियल डिसीजंस, ये सब अभी आप पढ़ोगे, सर्कुलर्स, ये सारी नोटिफिकेशन जो आती हैं, these help to fill up the gap of loopholes in that or any kind of clarification about provisions। वो सारे गैप आपको बताया जाएगा कैसे हम टाइम टू टाइम बेटा सर्कुलर्स के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, अनडाउटली रूल्स के थ्रू फिलअप करते हैं। इसका मतलब आप लोगों को कुछ भी शुरू करने से पहले हम ये जरूर बेटा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप लोग जो लॉ पढ़ रहे हो, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज द लॉ ऑफ इनकम टैक्स। और अगर इसके ओरिजिनेशन देखा जाए तो हम कहते हैं कि सर नाउ वी आर फॉलोइंग ओवर ओन एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये तो नो डाउट रियलिटी है कि आप बहुत पुराना एक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इस एक्ट को हम हर साल बेटा, अभी आप पढ़ोगे, रिवाइज करते हैं। फाइनेंस एक्ट में हर साल बेटा नए प्रोविजंस आते हैं, जिसके हेल्प से बेटा इस चीजों को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत पुराना हो चुका है। अब इस एक्ट को बेटा इसका नया फॉर्मुलेशन आ गया है जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, दैट इज अ वर्किंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड, शॉर्ट फॉर्म में हम डीटीसी कहते हैं। हमने वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। हम लोग पहले इनफैक्ट इंडिया में जीएसटी लाने से पहले डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहते थे। एक सही तरीका जो हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि आप इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज करने से पहले अपना जो डायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और इनकम टैक्स एक बहुत पुराना है, इसको रिप्लेस करो विद द न्यू एक्ट जो हमने पूरा कोड तैयार करके रखा हुआ है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। बट स्टिल अभी तक हम लोगों ने बेटा वो नया सिस्टम, नया कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड फॉलो नहीं किया है। स्टिल वी आर फॉलोइंग ओवर ओरिजिनल इनकम टैक्स एक्ट। आज भी हम पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वही फॉलो करके चल रहे हैं। 1 अप्रैल 1962 से ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब 1 अप्रैल 1962 से हम लोगों ने इंडिया में, इन द एंटायर पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंप्लीमेंट कर दिया गया था। वो बात अलग है, जब आप इसके बेटा सारे कंपोनेंट्स पढ़ोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या है, सर्कुलर्स क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। विल डू ईच एंड एवरीथिंग, विल डू व्हाट इज मीन बाय द फाइनेंस एक्ट, कैसे हम बेटा उस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आज तक, अभी तक टिल दिस 21-22 हम कैसे उसी पुराने एक्ट को लेके बेटा सरवाइव कर रहे हैं, कैसे टाइम टू टाइम बेटा हम इनकम टैक्स रूल्स बनाते हैं, कैसे टाइम टू टाइम बेटा हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू
हम इस चीज को अपडेट करते जा रहे हैं। ऐसे कह लो बेटा कि एक पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग जो 1961 में बनाई गई थी, लेकिन उस बिल्डिंग को आज भी हम यूज कर रहे हैं। सर इतनी पुरानी बिल्डिंग क्या अभी तक गिरी नहीं? नो बेटा, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि हम टाइम टू टाइम उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस चल रही है, उसके डे टू डे बेटा पूरी केयर चल रही है। और अगर कहीं से भी कोई पार्ट हमें लगता है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो उसको साथ के साथ अपडेट किया जा रहा है, उसकी रिपेयर एंड रेनोवेशन चल रही है, ताकि आप इतनी पुरानी बिल्डिंग को भी अभी तक अच्छी तरह से यूज कर सको। इसका मतलब वो जो रिपेयर रेनोवेशन है वो बताई जाएगी कि इनकम टैक्स एक्ट में कैसे इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से की जाती है, कैसे हम इंडिया में हर साल बेटा एक नया फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं, उसके थ्रू उसकी रिपेयर रेनोवेशन चल रही है, कैसे हमारे पास आपसे बात की जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जैसा फाइनेंस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो सर्कुलर इशू करती है, कैसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की, और अगर इनसे भी पर्पस सॉल्व नहीं होता तो कैसे हम विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजन उस पुरानी बिल्डिंग को आज तक मेंटेन करके अपडेट करके चल रहे हैं। बट स्टिल दिस इज अ फैक्ट दैट वी आर फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग अभी तक अपना पुराना वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, वही एक्ट फॉलो कर रहे हैं जो हमने 1961 में बनाया था। टाइम टू टाइम कैसे उसको अपडेट या चेंज किया जाता है, विल टॉक अबाउट दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अगेन द टैक्सेशन। लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। हम बच्चों से पूछते हैं बेटा आप लोगों ने कितने तरह के टैक्स पढ़े हुए हैं, क्या है? तो जनरली बच्चे ये कहते हैं सर देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस। इज इट ट्रू और नॉट? आई थिंक बेटा आप सब लोगों को दिमाग में यही होता है कि सर देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। नो बेटा, नॉट एट ऑल। वी डोंट हैव टू मेक द क्लासिफिकेशन समथिंग लाइक दिस। इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। कुछ तो बेटा बताओगे जिससे आपको पता लगे कि एग्जैक्टली हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे बेटा दूसरी वर्किंग से डिफरेंट है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताता हूं कि बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि टैक्सेस को क्लासिफाई कितनी तरह से किया जाता है। जनरली बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में सच में बेटा यही वर्किंग है कि देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं बेटा, अनडाउटली सिर्फ इन्हीं दो टैक्सेस के बात करते हैं कि सर दो तरह के टैक्सेस हैं सर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। और लोग उसी को एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं और उसी को हमें बताया जाता है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, इनडायरेक्ट। दिस इज रॉन्ग बेटा। व्हेन यू स्टार्ट द टैक्स you should be clear that the working is not like this कि हम आपसे कहें कि दो तरह के टैक्सेस हैं। it is absolutely wrong। टैक्स के क्लासिफिकेशन को कभी अगर आप देखोगे, आप अगर हमसे बुक्स लोगे तो हम अपनी वर्किंग में आपको दिखाएंगे। कुछ बच्चों को हमने लास्ट क्लास में भी बेटा फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भेजे थे, अगर आपने वो पढ़े हो, वो देखे हो, तो आपको शायद पता लगे कि अनडाउटली बेटा हम लोग टैक्सेस को इस तरह से नहीं डिवाइड करते हैं जैसे बच्चों के दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि सर दीज आर ओनली द टू टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वी डोंट स्पीक लाइक दिस। मैं तो कम से कम बिल्कुल भी ये नहीं बोलता कि अगर टैक्स को क्लासिफाई करने के लिए कहा जाए तो टैक्स का मतलब अगर क्लासिफाई करना है तो एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमसे कहा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट से पता लगता है। डायरेक्ट टैक्स पे भी आपको बताया जाएगा जब मैं इंसिडेंस और इम्पैक्ट का मतलब बताऊंगा कि कैसे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन, वेयर इज इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। बट इतना ही क्यों बेटा, धीरे धीरे जब बच्चा आगे पढ़ता है तो वो टैक्स कैलकुलेशन के तरीकों में भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से टैक्स को सही तरह से क्लासिफाई करें। अगर आप हमारी बुक खोलोगे, पीडीएफ फॉर्म में जिनके पास नोट्स है उनमें भी पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि टैक्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो मैं तो बच्चों को साफ साफ कहता हूं कि टैक्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से सोचने का तरीका है, अलग अलग पर्पस से सोचने का तरीका है। इट्स नॉट वन ऑफ द यूनिफॉर्म मेथड कि सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे डिवाइड किया और वर्किंग हो गई। अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर टैक्स का क्लासिफिकेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हु लिवाइड द टैक्स, टैक्स कौन इंपोज करता है, तो अनडाउटली वी कुड हैव थ्री कैटेगरीज बेटा।
ये देखो, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। बहुत अच्छे लेवल के लिए टैक्स पढ़ने जा रहे हो, स्कूल कॉलेज में कहीं वर्किंग में अप्लाई करने के लिए नहीं, एक प्रोफेशनलिज्म के लिए बेटा, गेन करने के लिए। अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा, आपको अपनी नॉलेज डिलीवर करनी है। सो वट एवर द सब्जेक्ट नाउ वी आर स्टडिंग, it should be in such a way that we should be capable to deliver that. If we are unable to deliver, we are not doing it in a professional way. Seriously बेटा। तो अनडाउटली बेटा, अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत तरह से है। अगर मैं कहूं कि अगर हमसे ही पूछा जाए कि हु लिवाइड द टैक्स, टैक्स कौन इंपोज करता है, उसके बेसिस पे क्या वर्किंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। अगर हमसे स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में पूछा जाए कि हु लिवाइड द टैक्स, तो शायद आप लोगों को भी ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया क्लियर होता है कि हु लिवाइड द टैक्स, तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। अभी मैं बात करूंगा, देयर आर सर्टेन टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, देयर आर सर्टेन टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, और कुछ कुछ अनडाउटली बेटा आपके टैक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी लोकल सिविक बॉडीज वगैरह बेटा, कॉर्पोरेशन वगैरह, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी जैसे आपने सुना हो, ये लोग बेटा जो आपकी लोकल गवर्निंग बॉडीज होती है, अनडाउटली वो भी इंपोज करती है। जैसे आपने सुना हुआ है हाउस टैक्स, अगर आप वाटर टैक्स पे करते हो, आप किसी भी तरह से बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो पे करते हो, these are not imposed by the central government or the state government, these are imposed by the local governing bodies बेटा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि टैक्स का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए कि हु लिवाइड द टैक्स, तो अभी देखना बेटा उसमें वर्किंग अलग अलग हो जाएगी। मैं अभी बताऊंगा बेटा कि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगी, विल टॉक अबाउट दैट। जैसे आप पढ़ोगे बेटा इनकम टैक्स जैसा जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इनकम टैक्स की अगर बात की जाएगी, अगर हमसे बेटा जीएसटी के लिए बात की जाएगी, अगर हमसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी की बात की जाएगी, तो विल टॉक अबाउट दैट कि कैसे ये सारे टैक्सेस बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि विच आर द टैक्सेस विच आर इंपोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो अनडाउटली बेटा स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कल लिकर के लिए बात हुई बेटा, तो लिकर पे जो भी टैक्सेस होते हैं बेटा, अगर हम वैल्यू एडिड टैक्स की बात करते हैं, तो दीज आर सर्टेन टैक्सेस जो हमें बताया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। एंड सिमिलरली बेटा जो आपकी लोकल सिविक बॉडीज है, ये देखो मैं वर्ड ही इतना लिख रहा हूँ बेटा, सिविक बॉडीज, कुछ टैक्सेस बेटा हमारी सिविक बॉडीज इंट्रोड्यूस करती है, लाइक म्युनिसिपल टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो अनडाउटली बेटा अगर टैक्स का क्लासिफिकेशन सिर्फ इस तरह से किया जाए कि हु लिवाइड द टैक्स, तो क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगी। देयर आर सर्टेन टैक्स व्हिच आर इंपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, एंड ऑफ कोर्स कुछ टैक्स होंगे जो आपकी सिविक बॉडीज, आपकी लोकल गवर्निंग बॉडीज जो है वो आपके ऊपर इंपोज करती हैं। तो क्या ये टैक्स का क्लासिफिकेशन नहीं है? यस ऑफ कोर्स बेटा, ये भी टैक्स का क्लासिफिकेशन है कि हु लिवाइड द, हु इज हैविंग अ अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी है टैक्स इंपोज करने की। सो अगर हम बात करते हैं कि हु हैज द अथॉरिटी टू इंपोज अ टैक्स, उसके बेसिस पे टैक्स को क्लासिफाई करो, तो ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ टैक्स इंपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सिविक बॉडीज। इट कुड बी लाइक दिस। अगर हमसे पूछा जाए, सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात की जाए बेटा, आगे जाके जब आप टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हो ना बेटा, तो ये प्रॉब्लम आती है बेटा। हमें ना आगे जाके पूरा इनकम, जब हम टैक्स वाला, अभी मैं इनकम टैक्स से जब बात करूंगा, अभी बात पहुंचते हैं, अभी इनकम टैक्स तक तो हम पहुंचे ही नहीं, बट व्हेन विल रीच टू द इनकम टैक्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाएगी बेटा आप लोगों से कि इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा टैक्स कैलकुलेट करना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा टू गेट द टैक्सेबल इनकम ऑन विच वी हैव टू इंपोज द टैक्स और ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। वो टैक्सेबल इनकम जिसपे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, उसे कैलकुलेट करना बेटा हमारा सबसे बड़ा मेजर रोल होगा, मेजर पर्पस होगा बेटा। उस वक्त आप एक बात सीखोगे बेटा कि कभी हम आपको जब टैक्सेबल इनकम सिखा देंगे बेटा, तो टैक्सेबल इनकम के बाद जब हम आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, तो अनडाउटली बच्चा उस वक्त पहली बार पढ़ रहा होता है कि सर एक फ्लैट रेट होता है, एक स्लैब रेट हो रहा होता है। दिस इज रॉन्ग बेटा। आपको पता है कि टैक्स के बेसिस पे भी टैक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है कि हाउ यू चार्ज द टैक्स। क्या आप रिग्रेसिव तरीके से टैक्स चार्ज करते हो, क्या आप एक प्रोग्रेसिव तरीके से टैक्स चार्ज करते हो, क्या आप एक प्रोपोर्शनल तरीके से टैक्स चार्ज करते हो, क्या आप डाइग्रेसिव तरीके से टैक्स चार्ज करते हो। टैक्स के भी अलग अलग बेसिस हैं,
इट्स नॉट लाइक दैट कि हम क्लासिफाई करें तो हम बच्चों को सिर्फ ये कह दें कि बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेशन, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स. दैट ऑफ कोर्स वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. सीरियसली बेटा वो गलत हो जाएगा. दैट वुड बी रॉन्ग. अगर आपको टैक्स को क्लासिफाई करना है और वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से, तो हर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कौन कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, कौन कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, कौन कौन से टैक्स बेटा सिविल बॉडीज इंपोज करेगी आपके ऊपर. लेकिन अगर हम टैक्स के बेसिस पे बात करें बेटा, टैक्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, टैक्स के स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, हमारी इंडिया में भी उनमें से कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. अगर टैक्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूं, जिसे हम कह सकते द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करने का तरीके के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें, ये देखो बेटा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू कैलकुलेट द टैक्स. टैक्स की कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें कि सर टैक्स की कैलकुलेशन आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे कैसे होती है. सर क्या जो इंसान अमीर है उससे टैक्स, सिंपल वर्ड में कहूं तो टैक्स ज्यादा चार्ज किया जाएगा, या जो गरीब है उससे टैक्स ज्यादा चार्ज किया जाएगा, या सबसे एक जैसा टैक्स चार्ज किया जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, योर टैक्स बेस एंड ऑफ कोर्स द टैक्स रेट्स. टैक्स बेस एंड टैक्स रेट, यानी कि बेस पकड़ा चाहता है कि किस तरह की कैटेगरी के पर्सन को आप ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हो, किसे कम, या सबको एक ही कैटेगरी में लेके चलना चाहती हो, सबसे एक जैसा टैक्स चार्ज करना चाहती हो. दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बेटा. टैक्स की स्ट्रक्चर या टैक्स की कैलकुलेशन के बेसिस पे बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. द वेरी फर्स्ट टैक्स इज फ्लैट रेट, प्रोपोर्शनल टैक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप अमीर हो आप गरीब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक फ्लैट रेट से सब पे टैक्स चार्ज कर लिया जाता है, जिसे हम प्रोपोर्शनल टैक्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूसरों से अच्छे हो दूसरों से बुरे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक फ्लैट रेट से आपसे टैक्स चार्ज कर लेंगे. अब ये भी तो टैक्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है. मैं तो अपने बच्चों को बार बार कहता हूं कि अगर कोई आज के बाद आपसे ये पूछे, एक सिंपल सी बात बेटा, पहले चार्ज कर लिया जाएगा, तो अनडाउटली बेटा टैक्स सेक्शन में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग. वी हैव प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसमें अनडाउटली बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ whether you are financially sound, whether you are earning a good amount of money or less amount of money, doesn't make any difference. सब एक ही कैटेगरी में बेटा, सबसे एक ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया जाता है. लेकिन अगर फिर भी हमसे कोई पूछता है ना, तो हम बच्चों को पता है क्या कहते हैं कि हम आपको जो टैक्स पढ़ाने वाले हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे. प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होगा कि अनडाउटली हम आपसे कहेंगे कि जो ज्यादा फाइनेंशियली साउंड है, जो ज्यादा अच्छी इनकम अर्न करता है, उस पर ज्यादा टैक्स लेना, और जो कम अर्न करता है बेटा उससे कम चार्ज करना. इट वुड बी लाइक दैट बेटा, हमें ये कहा जाएगा. इनफैक्ट रियलिटी ये नहीं है बेटा, मैं आज ही आपको बता दूं. नो डाउट हम जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे तो बेसिकली आपके जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होंगे मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, उसमें हम आपसे प्रोग्रेसिव टैक्स चार्ज करेंगे. प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, वन हु इज अर्निंग अ हायर अमाउंट ऑफ इनकम विल हैव टू पे मोर टैक्स. जो कम कमाता है कम देगा, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देगा. अगर सिंपल वर्ड में हम आपको एक्सप्लेन करें, जो अमीर है उससे ज्यादा लो, जो गरीब है उससे कम लो, सबको एक ही जैसे कैटेगरी में नहीं रखो, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो अनडाउटली बेटा वहां हमसे कहा जाएगा कि जो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका वो यही है. आज भी हमसे कोई बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमारा इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो प्रोग्रेसिव है. सर प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जो जैसे मैं बता दूं, अगर हमसे पूछते हैं ना कोई एग्जांपल दो सर, तो आप बिलीव नहीं करोगे बेटा कि प्रोग्रेसिव में हम सबसे बढ़िया एग्जांपल इनकम टैक्स का देते हैं, जबकि रियलिटी ये कि इनकम टैक्स में हम आपको प्रोग्रेसिव के साथ साथ बेटा प्रोपोर्शनल टैक्स भी कैलकुलेट करना सिखाने वाले. आगे जाके झटका नहीं लगना चाहिए ना, ये गलत हो जाता है. बच्चा पहले दिन इंप्रेशन सब्जेक्ट के बारे में कुछ और लेके चलता है, आगे जाके कुछ और हो जाता है. अगर आप मुझसे भी अभी पूछोगे सर इंडिया में हम इनमें से कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, फ्लैट रेट या प्रोग्रेसिव, अभी तो आप आगे भी पढ़ोगे, इट कुड बी रिग्रेसिव ऑल्सो. रिग्रेसिव में क्या होगा, अनडाउटली बेटा जो गरीब है मतलब उल्टा हो जाएगा, सर गरीब टैक्स ज्यादा देगा और अमीर से कम लेंगे. यस ऑफ कोर्स बेटा,
इट वुड बी लाइक दिस। रिग्रेसिव टैक्स भी होगा बेटा, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है बेटा, जो आजकल आप जीएसटी पढ़ते हो, जिसमें हम कहते हैं कि हमें आपकी अर्निंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम सबसे एक जैसा टैक्स चार्ज कर लेते हैं बेटा, सबसे एक जैसा टैक्स चार्ज कर लेते हैं, या इनफैक्ट बेटा टैक्स सबसे एक जैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर क्लास होती है बेटा वो ज्यादा बियर कर रही होती है। अब अगर आप सब लोग अनडाउटली बेटा एक जैसा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दे रहे हो, आप मार्केट से कोई चीज खरीदने गए, जिसकी परचेजिंग पावर पुअर है वो भी उतना ही जीएसटी दे रहा है जितना कि जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी है बेटा वो दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रिग्रेसिव टेस्ट हो गया कि गरीब आदमी से भी हमने उतना ही टैक्स ले लिया जितना अमीर आदमी से लिया। तो क्या कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल टैक्स जैसा नहीं हो जाएगा? एक फर्क है बेटा, प्रोपोर्शनल टैक्स में हम आपको बताएंगे कि एक फ्लैट रेट इंपोज कर दिया जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमसे पूछा जाए बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा एक मिलता जुलता कंसेप्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचे कि फ्लैट रेट और रिग्रेसिव एक जैसे तो नहीं बेटा, अभी धीरे धीरे वर्किंग को क्लासिफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव और ऑल द वे ऑपोजिट। अमीर से ज्यादा लेना, गरीब से कम लेना वुड बिकम समथिंग लाइक प्रोग्रेसिव टैक्स, लेकिन गरीब से ज्यादा लेना और अमीर से कम लेना, दैट इज अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव टेस्ट। आपको बताया जाएगा, प्रूव करके दिखाया जाएगा कि जीएसटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस बेटा। आपको बताया जाएगा जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, ये सब जब आप पढ़ोगे तो दीज आर द सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिग्रेसिव टैक्स। ऐसे फिर एक और भी तो सिस्टम बन गया, दैट इज अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ ऑल दिस बेटा, डाइग्रेसिव टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपसे हम बेटा जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा अच्छी अर्न करोगे ज्यादा टैक्स लेंगे, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके बेटा आपसे फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप ज्यादा कमाते जा रहे हो, हम आपसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे आके फिर हम कहते हैं कि रुक जाओ, दैट इज अ डाइग्रेसिव टेस्ट। हम कहते हैं कि अब एक फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज कर लो। इसका मतलब है इंडिया में आप जब वर्किंग देखोगे ना बेटा, तो यू विल बी शॉक कि हम जो वर्किंग फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं बेटा कुछ इनकम पे हम आपसे बेटा प्रोपोर्शनल टैक्स लेने वाले हैं, कुछ इनकम पे हम आपसे डाइग्रेसिव टैक्स लेने वाले हैं। डाइग्रेसिव टैक्स में यही होगा बेटा कि पहले आप कमा रहे हो, तो जैसे जैसे कमाते जाओगे आपकी अर्निंग अच्छी होती जाएगी, हम टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद आके रुक जाएंगे। जिसमें एक बात बताऊं बेटा, अब आगे जाके मेरे साथ स्लैब सिस्टम पढ़ने वाले। स्लैब सिस्टम में क्या होगा, हम आपसे कहेंगे बेटा कुछ इनकम पे आपको 5% टैक्स देना है, फिर आपको 20% टैक्स देना है, फिर आपको इस स्टेज के बाद तो सारी इनकम पे आपको 30% टैक्स देना है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में हम आपकी इनकम पे जो टैक्स चार्ज करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, इधर प्रोपोर्शनल टैक्स और डाइग्रेसिव टेस्ट। यानी कि कुछ इनकम पे, मैं आज ही बता रहा हूं, आगे जाके झटका नहीं लगना चाहिए बेटा, कुछ इनकम पे हम क्या करेंगे बेटा, आपसे सीधा फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स। आपको आगे जाके बताया जाएगा कि कुछ इनकम ऐसी है जिसको हम इंडिया में बेटा प्रमोट नहीं करते। जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल दूं तो कैजुअल इनकम, आगे जाके टर्म सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे कि व्हाट इज मीन बाय कैजुअल इनकम, दैट इज प्योरली बाय चांस। आपकी लॉटरी से कोई विनिंग हो गई, आपने केबीसी से कुछ जीता बेटा, आपने गैम्बलिंग में कुछ जीता। अब ऐसी एक्टिविटीज को हम इंडिया में ना प्रमोट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं बेटा, प्रमोट नहीं करने का एक सही तरीका ये होता है कि सीधा फ्लैट रेट से प्रोपोर्शनल टैक्स चार्ज कर लेंगे। हम सीधा कह देंगे 30% टैक्स दो। इसका मतलब है बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी का लॉटरी में लेट से 20,000 का प्राइस आया, इसका मतलब अगर आप केबीसी में बैठे हो, आप 20,000 जीत के बाहर आ गए या 5 करोड़ रुपए जीत के बाहर आओगे, हम आपसे सीधा 30% टैक्स ले लेंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट रेट। लेकिन जो आप मेहनत से कमाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, उससे हम कहीं ना कहीं आपसे डाइग्रेसिव टैक्स लेंगे। हम आपसे कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, कमाना शुरू कर रहे हो, इंसान कमाना शुरू करते हैं तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो घबराओ नहीं, इतने अमाउंट तक कमाओगे तो इतना टैक्स, इतना अमाउंट कमाओगे उससे ऊपर तो इतना, इसके बाद इतना, और एक स्टेज के बाद तो फिर आप जितना भी कमाओगे वो एक फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज कर लेंगे। सो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डाइग्रेसिव टेस्ट। हम लोगों को ये बातें पहले से क्यों नहीं पता होनी चाहिए, क्यों नहीं पता होनी चाहिए? सीरियसली बेटा, अगर हमसे सिर्फ यही बात कर दी जाए कि दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट वुड बी रॉन्ग। क्लासिफिकेशन के बेसिस अलग अलग है। हाँ, अगर आप मुझसे इंसिडेंशियल इंपैक्ट के बेसिस से पूछोगे, ये देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है।
Let's talk about that. That is on the basis of incidence and impact. अगर आप मुझसे इंसिडेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे पूछोगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, तो मेरी वर्किंग ऑल द वे अलग हो जाएगी. अगर आप मेरे से इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट के बेसिस पे पूछोगे, we can write down completely beta because this is going to be very important, very important. That is क्योंकि जो आप ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सुनते हो, वो मैं अपने बच्चों को यहां पहुंच के बताता हूं. On the basis of incidence of tax and on the basis of impact of tax. Impact का मतलब तो आपको पता लग ही रहा होगा बेटा, the burden. Who is going to bear the burden of tax? और incidence का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? Who is going to pay the tax? कैसे बेटा टैक्स पे करेंगे? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा फर्क यही तो बताया जाएगा. इसी क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हो बेटा, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? हु इज गोइंग टू बियर द बर्डन ऑफ दैट टैक्स? एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ बर्डन एंड यू आर गोइंग टू पे द टैक्स, देन ऑफ कोर्स बेटा मतलब हम चार्ज किससे करेंगे? सिंपल वर्ड में कहूं तो इंसिडेंस जो है वो लाइक आपकी पेमेंट की एक चेन है. वो आप किसी, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कहा ऐसे है, ये पैसे पकड़ो और जाके किसी को दे दो. अगर मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं सर आपको देने, आप ही जाके दो, मैं क्यों दूं? अगर कोई चीज मुझे किसी को देनी है, इफ आई एम ए, आई सेड टू बी कि बेटा ये लो पैसे पकड़ो जाके सी को दे दो. इफ यू डू लाइक दिस, तो अनडाउटली बेटा दैट विल बी अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग चीजें हो गई बेटा. लेकिन अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर है, अगर मैंने ए ने बी को कहा कि जाओ ये सी को दे दो, बी डिनाइज, नो सर आपका काम है आप करो, आपका टैक्स है आपको बियर करने, तो आप ही पेमेंट करो, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है. तो डायरेक्ट टैक्स पे क्या होता है बेटा? अनडाउटली बेटा इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट falls on the same person. The burden will be on the same person. Whereas in the case of indirect tax, incidence and impact will be on the different person beta. This is going to be very important. इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग जानते हो बेटा जीएसटी. अब जीएसटी में क्या होता है? लेट्स से बेटा आपने कई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कोई चीज ऑर्डर की. अब लेट्स से बेटा आपने खाने का बिल पे किया, आपने 2000 रुपए खाने का बिल पे किया रेस्टोरेंट में. एंड लेट्स से बेटा उस 2000 के अंदर 200 रुपए टैक्स भी था, यानी कि 1800 आपने खाने के लिए पे किया, 200 रुपए आपने रेस्टोरेंट के ऑनर को टैक्स के लिए पे किया. आपने रेस्टोरेंट के ऑनर को कहा कि इस 2000 के बिल में 200 रुपए तो टैक्स के इंक्लूड है, ये हम आपको क्यों दें? टैक्स तो गवर्नमेंट को देना होता है. तो ऑफकोर्स वो रेस्टोरेंट ऑनर कहेगा कि जो खाने का बिल है, इस बिल पे जितना टैक्स बनता है ये आपको मुझे ही देना है. हाँ घबराइए नहीं, मैं आपसे कलेक्ट करके आगे पे कर दूंगा. सो आई एम गोइंग टू पे टू द ऑनर and the owner will pay, the owner of restaurant, he will pay to the government. तो undoubtedly बेटा impact तो मेरे पे है, burden मेरे पे है बेटा, but incidence जो देखा जाएगा वो रेस्टोरेंट ऑनर का देखा जाएगा बेटा. we'll talk about that डिटेल में कि भाई इंसिडेंस का मतलब क्या है. it will be the kind of the first burden बेटा. इसका मतलब है अगर वो इनकम टैक्स होगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, उसमें अनडाउटली द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, उसी का इंसिडेंस देखा जा रहा है, उसी की लायबिलिटी देखी जाएगी बेटा, और उसको ही पे करने के लिए कहा जाएगा. सो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट विल बी ऑन द सेम पर्सन. और मजे की बात, अगर आप मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए कहोगे ना सर अभी एक पॉइंट से समझ में नहीं आया, इंसिडेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे आपने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन सर आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हो? सर अगर हम ये कहते हैं कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट के बेसिस पे ही हम टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स and the indirect tax. So this is going to be very important बेटा. हम बच्चों को पता है क्या कहते हैं? Honestly, this is going to be very important. हम कहते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है, और इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे को क्या कहते हैं कि रेग्रेसिव नेचर का है. रियलिटी तो ये है, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज रेग्रेसिव इन नेचर. गरीब आदमी से ज्यादा अमीर पे कम, क्योंकि अमीर तो बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन वो भी उतना ही जीएसटी पे कर रहे हैं. गरीब आदमी की परचेसिंग पावर कम है, वो भी उतना पे कर रहे हैं. लेकिन ये कितना गलत है कि डायरेक्ट टैक्स में अभी बता दूं कि इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. अमीर से ज्यादा लिया जाएगा, गरीब से कम लिया जाएगा. गलत, झूठ बोलते हैं बेटा हम बच्चों को, ऑनेस्टली कह रहा हूँ. ये देखो मैं झूठ लिख भी रहा हूँ बेटा,
and I'm going to mark in the red point in that बेटा। क्यों हम अपने बच्चों को गलत बेटा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्यों उनको गलत पढ़ा के चलते हैं बेटा। मैं भी ये बताता हूँ बच्चों को कि डायरेक्ट टैक्स बेटा प्रोग्रेसिव होता है। बच्चा कहता है अच्छा सर, इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो अमीर है उससे ज्यादा लिया जाएगा और गरीब से कम लिया जाएगा। और सर इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं रिग्रेसिव है। सर उल्टा हो जाएगा, सर गरीब से ज्यादा लिया जा रहा है और अमीर से कम लिया जा रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स पे पर्टिकुलरली जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो दैट इज नॉट अ प्योर सिस्टम ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। दैट इज इनफैक्ट जो अभी आपको रेग्रेसिव टैक्स बताया गया उसका सिस्टम है। डायरेक्ट टैक्स पे भी बेटा हम क्या करेंगे, कुछ इनकम पे फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करने वाले हैं, कुछ रेट पे फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करने वाले हैं बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ पे बेटा स्लैब अप्लाई करेंगे। सिंपल वर्ड में कहूं तो कुछ इनकम पे फ्लैट रेट प्रोपोर्शनल टैक्स और कुछ इनकम पे प्रोग्रेसिव टैक्स। और अनडाउटली बेटा प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल को मिला के जो बनता है दैट इज अ काइंड ऑफ रेग्रेसिव टैक्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप कमाना शुरू करोगे हम टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद रुक के आपसे फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज कर लेंगे। जैसे कभी आप मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहां ये हम बात करते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो पहले तो साथ के साथ प्रोपोर्शनली मूव कर रही थी बट एक स्टेज के बाद अनडाउटली बेटा वो फिक्स हो जाती है। सो वो कॉस्ट जो इनिशियली वेरिएबल हो, कई बच्चों को कहा जाता है बेटा कि सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट पे कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। बहुत बड़ा फर्क होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में और सेमी फिक्स कॉस्ट में। तो बच्चों को ये गलत नहीं बताया जाना चाहिए कि दोनों तरह के टैक्स सेम टैक्स होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वर्किंग मुझे कॉस्ट की थोड़ी सी रेफरेंस क्यों देनी पड़ रही है, ये बताने के लिए कि इस सिस्टम को कहा जाता है अनडाउटली बेटा डाइग्रेसिव टेस्ट, जिसमें आप डाउटली जैसे से आप कमाओगे हम ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन फिर एक स्टेज के बाद आके रुक जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, अब इस इतनी इनकम के बाद मैं देखो यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे लिखने जा रहा हूँ इनकम, वाई एक्सिस पे लिखने जा रहा हूँ बेटा टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद रुक के एक साइड लेट्स से बेटा मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा कि 10 लाख रुपए के बाद जितनी इनकम है बेटा उस पर हम एक फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करते हैं। सो द कॉस्ट व्हिच इज इनिशियली वेरिएबल एंड देन बिकम फिक्स्ड is known as a semi variable cost, and similarly the tax which is initially variable and then after stage it become fixed is known as digressive tax। और क्या आपको पता है हम इंडिया में दो ही तरह का टैक्स यूज करते हैं, इनकम टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स पे। देखो मैंने रेड से क्यों मार्क किया है, बच्चे को आप डायरेक्ट टैक्स बताते हो कि बेटा घबराओ नहीं, प्रोग्रेसिव नेचर का है, अनडाउटली ज्यादा कमाने वाले पे ज्यादा लेंगे, कम कमाने वाले पे कम लेंगे। गलत है बेटा। हम कुछ इनकम ऐसी हैं जिसपे बेटा प्रोपोर्शनल टैक्स लेंगे, कुछ पे अनडाउटली प्रोग्रेसिव टैक्स लेंगे, यानी कि इट वुड बी अ काइंड ऑफ, और जब प्रोग्रेसिव लेंगे तो प्रोग्रेसिव को भी डाइग्रेसिव बना के लेंगे, जो भी आपके सामने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक स्टेज तक आप जितना कमाते जाओगे टैक्स बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्टेज के बाद रुक जाएंगे एंड देन विल चार्ज अ फिक्स रेट ऑफ टैक्स। सो इंडिया में अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट टैक्स से हम आपको इनकम टैक्स पढ़ाने जा रहे हैं, और इनकम टैक्स पे पहले डायरेक्ट टैक्स पे क्या होता था, हम आप लोगों को तीन तीन टैक्स पढ़ाते थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। एक बात आज सबको पहले क्लियर कर दूं, अब इंडिया में डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ हम आपको क्या पढ़ाते हैं, ओनली इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पूरी तरह से इंडिया में अबॉलिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स रह गया है, दैट इज इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पे चार्ज किया जाएगा। और इनकम पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो या तो बेटा प्रोपोर्शनेटली किया, प्रोपोर्शनल टैक्स होता है जिसे हम फ्लैट रेट कहते हैं, और कुछ इनकम ऐसी है जिसपे हम बेटा फिर आपसे डाइग्रेसिव टैक्स चार्ज करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप कमाओगे टैक्स ज्यादा, लेकिन एक स्टेज के बाद हम सारी तरह की कैटेगरी के लोगों को इनकम को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं और सबसे एक फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब है इंसिडेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे अगर क्लासिफाई किया जाए दैट हु इज हैविंग अ बर्डन एंड हु इज गोइंग टू पे, हु इज रिस्पांसिबल टू पे द टैक्स, सिंपल वर्ड में कहूं, हु इज गोइंग टू बियर
and who is going to become responsible for that? तो undoubtedly working divide हो जाती है, change हो जाती है. It is like this, beta. Is this point is clear up to this point, beta? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, क्या कोई और क्या तरीका सुना हुआ बेटा टेक्स्ट को इंपोज करने का? एनी अदर मेथड जो दिमाग में हो बेटा? एनी अदर वर्किंग? टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन का कोई और आइडिया बेटा? पढ़ोगे बेटा? दैट इज अ मेथड ऑफ असेसमेंट. मेथड ऑफ असेसमेंट के बेसिस पे भी बेटा वर्किंग को डिवाइड किया जा सकता है. जैसे कई बार हम टैक्स चार्ज करते हैं वैल्यू के बेसिस पे, कई बार चार्ज करते हैं साइज के बेसिस पे. अब जैसे हम अपने बच्चों को तो इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि सिगरेट पे टैक्स अगर सिगरेट की बेटा लेंथ के बेसिस पे चार्ज होता है तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ड्यूटी टैक्स. और कुछ चीजों पे बेटा उसकी वैल्यू के बेसिस पे टैक्स चार्ज होता है बेटा कि इसकी इतनी वैल्यू तो इस पे इतना टैक्स चार्ज कर लो, जिसे हम एडवोरम टैक्स कहते हैं बेटा. इसका मतलब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मेथड के बेसिस पे भी, मेथड ऑफ असेसमेंट मतलब उसकी असेसमेंट कैसे की जाए कि कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए. यस बेटा, वी कैन हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असेसमेंट. आप असेस कैसे करोगे, मतलब कैसे पता लगाओगे कि कैसे टैक्स चार्ज करना चाहिए? दैट इज नोन एज मेथड ऑफ असेसमेंट. इसके भी दो पार्ट पढ़ोगे. दैट इज स्पेसिफिक ड्यूटी. जैसे मैंने अभी कहा स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे साइज, किसी चीज के साइज के बेसिस पे उसकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज काइंड ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी टैक्स. बट किसी की वैल्यू परसेंटेज देख के बेटा टैक्स चार्ज करना, दैट कुड बी द अनदर मेथड बेटा. ये सारी बातें ना मुझे ये लगता है कि आप सब लोगों को स्टार्टिंग में अगर क्लियर कर दी जाए तो जब कभी आप बच्चे बेटा हमसे टैक्स कैलकुलेट करना सीखोगे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं फेस करोगे बेटा. ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है. आगे जाके बच्चों को टैक्स कैलकुलेट करते हो क्यों बताते हो, स्टार्टिंग में बताओ कि एड वैलोरम टैक्स भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू अनडाउटली वी कैलकुलेट द टैक्स. और अगर साइज के बेसिस पे टैक्स की असेसमेंट की जाती किसी चीज की तो विल टॉक अबाउट दैट. दैट विल बी अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. तो इसका मतलब टैक्स जैसे टर्म को अगर हम क्लासिफाई करें तो बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से टैक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है. ये नहीं कि सिर्फ इंसिडेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे हम ये कह देते हैं लोगों को कि सिर्फ दो ही तरह के टैक्सेस होते हैं, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स or the indirect tax. That would be absolutely wrong. You will have to say what is the purpose, how you want to identify the tax. We want to see that. हम वो सब चीजें देखना चाहते हैं बेटा. So it's not like that कि अगर हम आपसे कहें कि अनडाउटली बेटा आपने एक ही पर्पस कर लिया सॉल्व कि सर आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पता लग गया तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया. That would be wrong. That would be wrong बेटा. That would be wrong. ये गलत हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा. यहां तक जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है बेटा वो क्लियर है? Is everyone is clear up to this working बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब बेटा आप लोग मेरे साथ पढ़ने चाह रहे हो on the basis of incidence and Yes, sir. the one of the most important tax, that is a direct tax, and direct tax has only one thing beta now, and that is income tax. Income tax. अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा कि अनडाउटली ये जो आपने सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा कि हु डिवाइड द टैक्स, अगर इस बेसिस पे टैक्स को क्लासिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि वर्किंग कैसे होती है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बेटा कि वो वर्किंग कैसे होती है. आप लोगों को शायद ये तो मालूम ही है बेटा कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सुप्रीम पावर बेटा लॉ बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन के पास है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 265, आप जानते हो बेटा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा undoubtedly there are 444 articles. There are 444 articles, and of course the article 265 says if there is no law there should not be any tax. अगर आप दुनिया में किसी से कोई इंडिया में कम से कम टैक्स चार्ज करना चाहते हो तो पहले आपको उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा. नो लॉ नो टैक्स. तो undoubtedly as per the requirement of
आर्टिकल 265 ऑफ द इनकम टैक्स। अगर आप किसी से टैक्स चार्ज करना चाहते हो तो पहले आपको उस कंट्री में, कम से कम इंडिया जैसी कंट्री में बात करें तो लॉ बनाना पड़ेगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आर्टिकल 246 पढ़ते हो तो आर्टिकल 246 पे वी आर 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आर्टिकल 246 हैज 3 लिस्ट, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, वो लिस्ट जिस पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया हुआ है कि वो लॉ बनाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनडाउटली जो जो लॉ बनाने की अथॉरिटी है दैट हैज बीन डिफाइंड इन लिस्ट 1 which is known as union list. Then article 246 says that we have a second list, list 2, state list, जिसमें अनडाउटली बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स लॉ बनाने की अथॉरिटी होगी या कोई भी लॉ बनाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो होती है, that has been defined in the list 2 of the article 246. And then we have the mixed, the concurrent list, list 3, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेटा दोनों मिलके बेटा टैक्स लॉ बनाने की अथॉरिटी रखते हैं। सो अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी लिस्ट आर देयर, तो देयर आर 3 लिस्ट इन द आर्टिकल 246, दैट इज लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट। ये सब चीजें हम लॉ में पढ़ते हैं बेटा, मैं तो एक हल्की सी रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको बेटा वर्किंग शुरू करने से पहले पता लग जाए। देन वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर आप आगे चलोगे तो आप सब जानते हो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल में लिस्ट है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 which authorize the central government undoubtedly to make the law। और अगर आप उसमें देखोगे तो आपको नजर आएगा कि देयर इज अ एंट्री 82 लिस्ट 1 में, देयर इज अ एंट्री बेटा, उस एंट्री 82 में आपको पता लगेगा कि हमें ये कहा जाता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जितनी भी इनकम है उन सब पे टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी है। दैट मींस एंट्री 82 of the list 1 gives the power to the central government to charge the tax on income, but except or other than agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी अनडाउटली कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी है। सो दैट अथॉरिटी वी हैव गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि आप देखो कि आप स्टेट पे बेटा टैक्स चार्ज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ये अथॉरिटी हमने बेटा अनडाउटली किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वर्किंग सबको बहुत अच्छी तरह से पहले क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कि ये सारी वर्किंग क्या है, कैसे हम टैक्स चार्ज करते हैं। वी शुड बी क्लियर विद ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए पहले ये सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि अगर इंडिया में हमसे कोई पूछे कि हु हैज गिवन द पावर्स टू द गवर्नमेंट, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे एक्ट में सेक्शन पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। आर्टिकल हैज द शेड्यूल्स। शेड्यूल में बात की जाए तो लाइक देयर आर 12 शेड्यूल और उसके 7 शेड्यूल की बात करोगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा उन शेड्यूल में, वी हैव लिस्ट। लिस्ट में अनडाउटली बेटा 7 शेड्यूल की 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, 2 and 3। और आप लोग यहाँ जिस लिस्ट की बात करोगे दैट इज अ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट which has empowered the central government to make the law, and of course that list has the entries। और कौन सी एंट्री बेटा, उस लिस्ट 1 में we have entry 82 which has authorized central government to make the law on the tax of the income of the person। आप लोगों को बेटा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के आप लोग इंडिया की इनकम पे टैक्स चार्ज करने के लिए अथॉरिटी हम आप लोगों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 265 ये कहता है कि अगर आपके पास इंडिया में किसी का कानून नहीं है तो आप किसी से कोई चीज चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आपको गवर्नमेंट को कहा गया कि आप पब्लिक से कुछ कलेक्ट करना चाहती हो तो पहले तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा। सो अनडाउटली बेटा लॉ कैसे बनता है, जैसे आप पढ़ के आ रहे हो सिविक्स में बेटा, सिविक्स में आपने पढ़ा हुआ है बेटा। अगर हमसे पूछा जाता है ना, कई बार मुझे बच्चे कहते हैं सर ये लॉ ओरिजिनेट कैसे होता है, तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एक बात सबको समझ में आनी चाहिए, हर लॉ बेटा कैसे कैसे बनता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह के, हम जैसे अब कोविड चल रहा है, कोविड में गवर्नमेंट को फंड चाहिए, तो हो सकता है बेटा हम कोई बर्डन अभी इंपोज कर दे,
कि इतना टैक्स हम इन चीजों पे चार्ज करने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि इतना जो एक्सपेंडिचर, इतना लॉस हो गया, अगर किसी को हमें सपोर्ट करना है, वही बात जैसे आज आती बात हुई थी, अगर इनफ्लो ही नहीं होगा तो आउटफ्लो कहां से होगा। तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बेटा इज द बेस टू क्रिएट द लॉ। जब कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तब कोई लॉ बनाते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये लॉ बनाने का तरीका नहीं होगा, तो 2000 का आपका फाइन होगा, आपका चालान होगा। तो ये आपने एक प्रॉब्लम की वजह से आपने देखा कि कोविड का मेन रीजन है कि अनडाउटली बेटा जिस तरह से हम लोग मास्क नहीं पहन रहे या अनडाउटली सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो जैसी प्रॉब्लम आई तो हमने लॉ बना दिया that everyone have to wear the mask। तो ऑफ कोर्स कभी भी कोई लॉ बनता है तो उसका बेसिक ओरिजिन क्या होता है बेटा, व्हेन वी फेस अ प्रॉब्लम बेटा। तो यहाँ भी यही होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम उस चीज को बेटा पार्लियामेंट में बिल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में बेटा वोटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा में, वी नो ऑल दिस सिस्टम बेटा, एंड आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन इट बिकम अ एक्ट, वो मानी लॉ बन जाता है। एग्जैक्टली सेम इज विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी ऐसा ही है बेटा। हमें जिस जिस जगह पे लगता है कि इस इनकम में हमें टैक्स चार्ज करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको बताया जाएगा बेटा। हम लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने एक पूरा बेटा एक बोर्ड बनाया हुआ है, जिस बोर्ड को हम नाम देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उस बोर्ड का काम क्या है, टाइम टू टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन देना कि सर इस तरह की इनकम पे टैक्स चार्ज करो, इस तरह की इनकम पे टैक्स ज्यादा चार्ज करो, इस पे कम चार्ज करो, इस पे नहीं करो। तो जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम बेटा प्रॉब्लम देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो ऑफकोर्स व्हाट वी डू, हम लोग बेटा आप लोगों को टाइम टू टाइम अगर कहीं भी हम बेटा देखते हैं कि यहाँ से टैक्स चार्ज होना चाहिए, इस तरह के पर्सन पे टैक्स चार्ज होना चाहिए, इस तरह के नहीं, तो बोर्ड का काम सिर्फ इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उस बोर्ड का काम क्या है, हमसे अभी पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट के कंपोनेंट क्या है, तो उसमें भी बात करेंगे। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, वन ऑफ द बोर्ड विच इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट है बेटा बोर्ड। उस बोर्ड का काम क्या है, टाइम टू टाइम बेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना बेटा। अनडाउटली उन सजेशंस को लेके फिर हर साल बेटा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बजट लेके आता है। वो फाइनेंस बजट अनडाउटली जब लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में पास हो जाते हैं, एंड आफ्टर गेटिंग the estate of, that means simple word become the approval of president of India, it becomes a term finance act। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, इज जस्ट अ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सिस्टम क्या है बेटा। मैंने आपसे कहा था ना, आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हो, तो इतने पुराने एक्ट को हम कैसे अपडेट करते हैं। हर लॉ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप होता है बेटा, उस गैप को फिलअप करना सिखाया जाता है। इस लॉ के गैप को फिलअप करना कैसे सिखाया गया है, जब हम बात करते बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जब हम बात करते हैं सर हमारी बॉडी क्या है, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इस बॉडी में आप पढ़ते हो कि जितने भी बेटा आप कंपोनेंट्स पढ़ोगे एक्सेप्ट अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। अब इस बॉडी ऑफ इनकम टैक्स में सबसे पहले हमें कहा जाता है वी हैव इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बात हो गई थी बेटा कि इंडिया में हम अपना पहला एक्ट 1961 में लेके आए थे। 1 अप्रैल 1962 से पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। फटाफट आज सारा कंसेप्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का खत्म करते हैं क्योंकि फिर मेन वर्किंग पे आएंगे। दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस एक्ट में अनडाउटली हम हर साल नए रूल्स लेके आते हैं। तो वी हैव इनकम टैक्स रूल्स, बॉडी में पूछा जाए तो इस गैप को फिलअप करने के लिए बेटा वी फॉर्मुलेट टाइम टू टाइम द न्यू रूल्स। ये रूल कैसे बनते हैं, इस रूल के लिए आप ध्यान से सुनो बेटा कि इनकम टैक्स रूल्स कैसे बनते हैं। अनडाउटली मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर हमसे पूछा जाए कि डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेटा पूरा एक बोर्ड अलग से बनाया हुआ है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अनडाउटली वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेटा टाइम टू टाइम अपनी रिकमेंडेशन बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट को देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फाइनेंस बजट लेके आता है मेन बजट से पहले। अनडाउटली उस बजट के थ्रू वो
जो जो प्रपोजल लेके आता है, जो जो चीजें उसमें से पास ऑन हो जाती हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है बेटा, फाइनेंस एक्ट। हर साल नया बजट आता है, उस बजट के थ्रू बेटा अनडाउटली, जैसे आप लोग अब मेरे साथ जो पढ़ोगे वो फाइनेंस एक्ट 2021 अगर पढ़ोगे तो इसका मतलब जो फाइनेंस एक्ट 2021 से पास होगा। अगर अनडाउटली बेटा हम कहते कि हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आता है, यस, हर साल एक नया फाइनेंस एक्ट आता है। वी हैव फाइनेंस एक्ट 2020, वी हैव फाइनेंस एक्ट 2019, वी हैव फाइनेंस एक्ट अनडाउटली बेटा अभी पास होगा, बजट आएगा तो 21। अब अनडाउटली अभी जो आप एट प्रेजेंट मेरे साथ वर्किंग शुरू करोगे वो फाइनेंस एक्ट 21 के लिए नहीं करोगे बेटा। अभी बजट नहीं आया है, अभी कुछ नहीं, तो अभी आप लोगों को एक साल पुराना बेटा फाइनेंस एक्ट पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो मेरे साथ पढ़ोगे दैट विल बी फाइनेंस एक्ट 2020। उस फाइनेंस एक्ट 20 के हिसाब से आपको मैं आगे जाके प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर जैसी टर्म भी बताऊंगा। नहीं तो कई बच्चों को लगता है सर हम एक साल पैसा कमाते, एक साल टैक्स देते। नो बेटा, हम हर साल पैसा कमाते और हर साल टैक्स देते। तो आपको बताया जाएगा कि आप फाइनेंस एक्ट कौन सा फॉलो कर रहे हो। फाइनेंस एक्ट से लिंक करके बताया जाएगा, फाइनेंस एक्ट से लिंक करके बताया जाएगा कि कैसे हम चीजों को तोड़ते हैं, और बाफिकेट करके आपको बताएंगे व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्रीवियस ईयर, व्हाट इज मीन बाय टर्म असेसमेंट ईयर। उसके बेसिस पे बात करेंगे। मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहता बेटा कि फाइनेंस ईयर आपको अनडाउटली बेटा प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि एक साल जिसमें हमने पैसा कमाया, एक साल जिसमें हमने टैक्स दिया, दैट वुड बी रॉन्ग। आगे जाके पढ़ोगे हम हर साल पैसा कमाते हैं, हर साल टैक्स देते हैं, लेकिन हम किस फाइनेंस एक्ट को फॉलो करके चलना चाहते हैं, दैट विल डिसाइड ओवर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सो विल टॉक अबाउट दैट बेटा। इसका मतलब है आप लोगों को जो जो प्रपोजल लेके आने होते हैं बेटा, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट को देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बेटा उस बिल को लेके पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, and after getting the approval of the president of India, it become the finance act for every year. इसका मतलब आज तक वो इतनी जो पुरानी बिल्डिंग सुबह मैंने कहा था चल रही है, वो कैसे चल रही है बेटा, क्योंकि हर साल फाइनेंस एक्ट नया आ जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उनको हम ठीक कैसे करते हैं? अगर आपको किसी चीज की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो अनडाउटली बेटा सर्कुलर्स आते हैं। ये सर्कुलर कौन इश्यू करते हैं? अनडाउटली जिसने रिकमेंडेशन दी थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अनडाउटली बेटा अगर हमें लॉ में किसी चीज के लिए कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, कोई लूप होल है, कोई वीक पॉइंट रह गया है, आई नीड एनी क्लैरिफिकेशन, तो अनडाउटली बेटा हमारे पास सर्कुलर्स आते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती हैं, जिनके थ्रू हम उन चीजों को क्लैरिफाई करते हैं जो लॉ में आपको टर्म कंफ्यूज कर रही हैं। इफ एनीथिंग इज गोइंग टू कंफ्यूज यू, तो हम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू उन सब चीजों को बेटा अपडेट करते रहते हैं। और अगर फिर भी डाउट रह जाए तो मालूम है आपको हम क्या करते हैं, सुबह बताया गया था बेटा, वी टेक द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, दैट मींस ऑल द जुडिशियल डिसीजंस बेटा, उनकी हेल्प से फिर उस लॉ को क्लेरिफाई किया जाता है। वी टेक द हेल्प ऑफ बेटा लॉ, बेटा जुडिशियल डिसीजन की हेल्प से उन चीजों को क्लेरिफाई किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इज, तो दिस इज द बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। दिस बॉडी हैज इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन, जिनकी हेल्प से हम अपने आप को अभी तक अपडेट करके रख रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई इंसान बूढ़ा है, फिट है, आप उससे पूछते हो ना कि आपकी तो सर इतनी एज हो गई, आप अभी तक फिट हो, इतना चल लेते हो, इतना ये, तो आप उससे पूछते हो आप क्या खाते हो, क्या आपका शेड्यूल है। तो ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स में है। अगर हमसे पूछा जाए कि सर अभी तक इतना पुराना लॉ कैसे चल रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि इतना पुराना लॉ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम उसे टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ modified income tax rules, with the help of circular notification, with the help of judicial decision, उस चीज को क्लेरिफाई करके चल रहे हैं। इसीलिए वो लॉ अभी तक चल रहा है, जिसके लिए बेटा आज अभी आते कहा गया था कि अब हमारी कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन है कि इस लॉ को कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए। हमें ये इतना पुराना लॉ नहीं रख के चलना चाहिए, वी शुड अपडेट इट बेटा, हमें उसे कहीं ना कहीं अपडेट करना चाहिए। बट स्टिल अभी तक हम उसे अपडेट नहीं कर पाए हैं। ये बात बेटा आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अभी तक आप अपने पुराने लॉ को ही फॉलो करके चल रहे हो, वी हैव नॉट अपडेटेड इट। अभी तक हमने इस लॉ को अभी तक अपडेट नहीं किया है।
बट धीरे धीरे अब हम अनडाउटली बेटा फेस कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आज तक आप देख रहे हो बेटा जीएसटी स्टैंड नहीं कर पा रहा हमारा। जीएसटी में देखो आने के बाद कितनी प्रॉब्लम हुई, लोगों को वर्किंग नहीं समझ में आई, दे हैव फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अनडाउटली ये सारी प्रॉब्लम कहां से हैं? दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स क्योंकि हम लोगों को बेटा पहले अपना डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम चेंज करना चाहिए था एंड देन वी शुड इंट्रोड्यूस अ इनडायरेक्ट टैक्स। बट आप जानते हो बेटा कि हमारी इस कंट्री में इतनी पॉलिटिक्स है कि अगर एक गवर्नमेंट कुछ कहती है और नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आती है तो उसे अपनी टांग अड़ानी होती है, चाहे वो चीज गलत है सही है, लेकिन हमें लगता है कि बस अब हमारी पावर से तो हमारा कहना मानना चाहिए लोगों को। सही तरीका यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट चेंज करने से पहले कि हमें कहीं ना कहीं क्या लेके आना चाहिए बेटा, अपना डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एंड देन वी शुड कम टू द इनडायरेक्ट टैक्स। बट व्हाट वी हैव डन, हमने इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर पहले चेंज कर दिया। हमने पहले बेटा जीएसटी लेके आ गए और डायरेक्ट टैक्स अभी तक हमारा पेंडिंग चल रहा है, इट इज स्टिल पेंडिंग। वो अभी तक बेटा हम लोग पुराना ही एक्ट बेटा फॉलो करके चल रहे हैं। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एग्जैक्टली ये वर्किंग क्या है। इसीलिए हम पहले चाहते हैं कि आप लोगों को बेटा कोई भी वर्किंग शुरू करें, आप लोगों को बेटा बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप जो लॉ पढ़ने जा रहे हो ये लॉ क्या है। इसका मतलब बेटा अगेन इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप जो लॉ पढ़ रहे जा रहे हो वो मेरे साथ बेटा वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हो, दैट इज इनकम टैक्स। दिस इनकम टैक्स एक्ट which we are going to attempt with the help of entry 82 of undoubtedly बेटा हमारे पास आप एंट्री 82 किसकी पढ़ने जा रहे हो? लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी शेड्यूल की? 7 शेड्यूल की। मैं तो बच्चों को कई बार एक बड़ा आसान सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता हूं बेटा, आपको भी दे देता हूं बेटा, जिससे चीजें बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती हैं। और कई बार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डू यू नो वन थिंग की क्वेश्चन भी, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसल के स्पेलिंग क्या है तो आप ये बोलते हो, बट अब आपको कैसल सिंपल वाला बोलना है बेटा, ये टी हटा दो। मैं टी लिखता हूँ बेटा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी इंग्लिश खराब हो बेटा। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैसल, जस्ट रिमूव द टी, नाउ यू विल बी very comfortable beta. The supreme power of the law is with the Constitution of India. What this Constitution has beta, it has articles like we have section in the act, article है बेटा schedules। आप लोग बेटा अनडाउटली ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे शेड्यूल आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है? 7 शेड्यूल बेटा। दिस हैज लिस्ट, आपको कौन सी लिस्ट से मतलब है? इनकम टैक्स पढ़ते हो लिस्ट 1। लिस्ट 1 में अनडाउटली बेटा एंट्रीज हैं, आपको कौन सी एंट्री से मतलब है बेटा? एंट्री 82, क्योंकि शेड्यूल 7 has 3 lists, list 1, list 2, list 3, यूनियन लिस्ट, अनडाउटली स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आपको कौन सी लिस्ट से कंसर्न है? यूनियन लिस्ट से, क्योंकि आप लोग जो मेरे से लॉ पढ़ने जा रहे हो इस लॉ को बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रूल्स बनाने की अथॉरिटी होती है वो सारी यूनियन लिस्ट में, लिस्ट 1 में है। उस लिस्ट में बेटा हमारे पास एंट्री 82 है, which has given the power to the central government to charge the tax on the income, but other than agriculture income, other than agriculture income। तो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी सारी इनकम पे टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी, टैक्स लॉ बनाने की अथॉरिटी इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि अनडाउटली आप वर्किंग कैसे अटेंड करने जा रहे हो, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक मार्क के बेटा कि किस एंट्री के थ्रू, किस लिस्ट के थ्रू, किस शेड्यूल के थ्रू आप इनकम टैक्स के लिए बेटा पूरी वर्किंग पढ़ने जा रहे हो। हाँ, अगर हमसे इस इनकम टैक्स एक्ट में पूछा जाए क्या है, what exactly this income tax act 1961 has, it has 23 chapters, 23 chapters। इस इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास 1 से लेके और 23 चैप्टर्स तक 23 चैप्टर्स है बेटा। इट हैज 23 चैप्टर्स। साफ साफ लिख देता हूं बेटा, चैप्टर 1 to रोमन लेटर्स पे लिख रहा हूं बेटा। वी हैव 23 चैप्टर्स इन दिस इनकम टैक्स एक्ट। इस इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास 23 चैप्टर्स है, 298 सेक्शंस है एंड देयर आर 14 शेड्यूल्स जिसकी हेल्प से आप इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने जा रहे हो। वी हैव 23 चैप्टर्स
we have 298 sections, 23 चैप्टर है, 298 सेक्शन है, याद रखना ये बात बेटा। एंड वी हैव 14 शेड्यूल्स इन दिस बेटा, जिसकी हेल्प से आप ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने जा रहे हो। यानी कि इस इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते वक्त विल रेफर द 23 चैप्टर्स, अनडाउटेडली 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल। सर इतने सेक्शन कैसे पढ़ेंगे? घबराओ ही नहीं बेटा, इतने सेक्शन हम कौन सा एक साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे, कुछ अभी पढ़ोगे, कुछ फाइनल में पढ़ोगे, और कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़ोगे ही नहीं बेटा। जब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जॉब पे जाओगे, तब बेटा कुछ रेफर करोगे। सो डोंट टेक अ टेंशन कि 298 सेक्शन हम आपको एक साथ पढ़ाने वाले हैं, सारे शेड्यूल एक साथ, सारे चैप्टर एक साथ। बट स्टिल वी शुड बी क्लियर कि जो इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट कैसे फॉर्मुलेट होता है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, कितने शेड्यूल है, किसके पास ये अथॉरिटी है, क्यों हम ये बनाते हैं। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हमसे पूछा जाए कितने आर्टिकल, वी हैव 444 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा। And undoubtedly because of the section 265, article 265, this says if there is no law, no text, तो undoubtedly बेटा हमने लॉ बनाया। और आर्टिकल 246 में बेटा हम लोग बात करते हैं कि कैसे फिर बेटा हमारे पास अलग अलग बेटा शेड्यूल्स है, कैसे वर्किंग की जाती है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। Yes, this point is clear to everyone कि लॉ कैसे बनेगा जो पढ़ने जा रहे हो। और जो लॉ पढ़ने जा रहे हो मेरे से, तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने जा रहे हो। डायरेक्ट टैक्स में मैंने अभी आपसे कहा कि पहले 3 तरह के लॉ थे, दैट इज अ वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स देने के बाद भी कई लोगों को गलतफहमी होती थी कि अब हमें कोई टैक्स नहीं देना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीरों के लॉकर में सोना पड़ा हुआ है, इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, तो हम उनकी इनकम के बाद उनके वेल्थ पे भी टैक्स चार्ज करते थे। बट ऐसी अगर आप गिफ्ट देते थे तो गिफ्ट देने वाले को पकड़ते थे, जो गिवर होता था, डोनर होता था, उससे गिफ्ट टैक्स चार्ज करते थे। अब ये सारे टैक्स एक्सेप्ट अदर देन इनकम टैक्स अबॉलिश कर दिए गए, एंड नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द इनकम टैक्स और विद द इनकम टैक्स। दैट्स इट बेटा। यानी कि कोई गिफ्ट टैक्स नहीं, कोई वेल्थ टैक्स नहीं। नाउ वी हैव ओनली इनकम टैक्स इन द डायरेक्ट टैक्स। और वही इनकम टैक्स विच इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स अब आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो, जिसकी फर्स्ट क्लास सिर्फ जो बेसिक बेटा के लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्किंग करते हो, ये सिर्फ अभी वो सब आपको बताया गया है। इज एनी डाउट